सडनली लात, मुझे पता ही नहीं था मारने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और गाली देता हुआ, साले गिलास धो रहा है, तोड़ रहा है, धो रहा है, नारी कौरमा पाया, भेजा कीमा, अंडा कड़ी, अंडा पालक, इस तरीके से मैं आवाज लगाने लगा। मेरा पैर टूटा है ना, हाथ टूटा है, कुछ भी नहीं हूँ मैं, बिल्कुल फिट हूँ, मैं कैसे मांगू भीख। तो उन्होंने एक चीज बताया कि गूंगा बन सकता है भाई तू। 20 साल पहले लात घुसा खाता था पटरी पे और गालियां सुनता था, और आज इस लेवल पे हो। सबको ही पता है कि माँ बाप जो होते हैं एक भगवान होता है और उनके छत्र छाया में हम पलते हैं। लेकिन कुछ लोगों का माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि अपने बच्चों को बेच देते हैं और खरीदते हैं, और आज मैं बैंक सेक्टर तक काम कर रहा हूँ। तो ये अपनी कहानी, छोटी सी कहानी जो स्टॉक के द्वारा बताना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम खुर्शीद है, गांव रामपुर, जिला सीवर, बिहार से बात कर रहा हूँ मैं। पहला जो है मैं महमूद जी के साथ आया था 1999 में, बिहार से दिल्ली, जो कि सुबह 4 बजे हम दिल्ली पहुँचे, नई दिल्ली है। तो वहाँ पहुँचने के बाद हम सुबह जो है 4 बजे अपने जो चाय के जो खोखा था हम वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद हमें 4:30-5 बजे करीब ब्रेकफ़ास्ट मिला। ब्रेकफ़ास्ट मिलने के बाद जो है आधे घंटे बाद हमें जो जिसके लिए हम लाए थे महमूद जी, उस काम में हमें लगा दिया गया है। 3 महीने बीतने के बाद जो कि एक एक रूप आने लगा उसके अंदर, ऐसे ही मैं गिलास धोते-धोते गिलास टूट जाता था मेरा। तो पीछे से एक लात पड़ता था मुझे, सडनली लात, मुझे पता ही नहीं था मारने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और गाली देता हुआ, साले गिलास धो रहा है, तोड़ रहा है, धो रहा है। तो इस तरीके से मुझे गाली पड़ते थे और पीछे से लात पड़ता था, जिससे मैं जाके सीधा नल में या ड्रम में मेरे को सर लग जाता, जिससे मैं टूट जाता था, सर फूट जाता था। तो इस तरीके से मेरे साथ 4-5 महीने, 6 महीने तक हो गया मेरे साथ। तो मैं बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, नर्वस बोल सकते हैं उसको, या प्रॉब्लम होने लगा मुझे, बहुत से चीज़ें होने लगे, और मैं मेंटली थोड़ा-सा डिस्टर्ब होने लगा मैं। तो प्रॉब्लम होने के बाद मैंने छठे महीने में मैंने सोचा कि मैं यहाँ से अब नहीं हो पाएगा मेरे, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा मैं। तो छठे 7वें महीने में वहाँ से मैं भाग गया। 500 मीटर पे दूरी पे एक ऑटो पार्ट्स का शॉप था, जहाँ पे मैं काम करने लगा जाके। काम करने के बाद वहाँ मुझे 2 वक़्त का खाना मिलता था, और मेरा काम क्या था वहाँ पे? वहाँ पे केवल मुझे जो है टायर-वायर को खोलने का काम था। महमूद जी जो मुझे लाए थे, वो मुझे फिर दोबारा पकड़ के ले गए, और क्या शब्द बोला उन्होंने कि मैं तुझे खरीद के लाया हूँ। तुझे मैं खरीद के लाया हूँ, 5 लाख नहीं, ₹500 में खरीद के लाया हूँ। तो मुझे वहाँ पे उस समय मुझे लग रहा था कि मैं मैच्योर हूँ, मैं सोचने लगा कि मुझे 500 में खरीद के लाया, मैं अजीब-सा होने लगा कि मैं बिक चुका हूँ। मतलब प्रॉब्लम होता है ना कि अचानक ही कोई 2-3 गुद्दी पे मारे और तुम्हें बोले कि भाई खरीद के लाए हो, तुम्हारे माँ-बाप को पैसे भेजते हैं हम लोग। तो दोबारा वो पकड़ के लाए, 2-3 महीने फिर काम किया मैंने वहाँ पे, महमूद जी के चाय के स्टॉल पे। मैं 4-5 साल का था उस समय, और मैं सोचता रहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी की स्थिति जो अभी मेरे साथ चल रहा है, मैं जो बिता रहा हूँ मैं आगे आगे नहीं जीना चाहता हूँ। तो मेरे मन में यही आता रहता था। तो फिर मेरे को 2-3 महीने हुआ मेरे को, फिर वहाँ से फिर मैं दोबारा भाग गया। कुछ दोस्त मुझे जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ले गए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ले जाने के बाद उन्होंने कुछ दातुन तोड़े नीम का, और उसको मोटरी सा बाँधा और ट्रेन में घुस गए। मैं भी घुस गया। तो जैसे ही हम सुबह-सुबह घुसते थे तो दातुन जो भी ₹1 ₹2 का था वो बेचने लगे। बेचने के बाद ट्रेन खुल गया और मेरे दोस्त लोग जो है उतर गए। उतरने के बाद जो है वो ट्रेन जो है डायरेक्टली जाके अम्बाला उतर गया, अम्बाला रुक गया। अम्बाला रुकने के बाद मैं बिल्कुल अपसेट सा हो गया, रोने लगा, क्योंकि मैं छोटा था उस समय, बहुत छोटा था। रोने लगा, तो वहाँ उतरने के बाद मैं बाहर गया और प्लेटफ़ार्म जो जंक्शन होता है वहाँ बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद वहाँ भी मैंने कुछ काम किए, जैसे होटलों में करना। अब जैसे होता है ना, मुसलमानों का होटल होता है, नारी कौरमा पाया, भेजा कीमा, अंडा कड़ी, अंडा पालक, इस तरीके से मैं आवाज़ लगाने लगा। छोटा था और मुझे वहाँ जितनी जगह भी गया ना मैं, छोटू-छोटू नाम से ही पहचाना गया। तो इस तरीके से मेरे साथ चला। फिर थोड़ा समझदार होने लगा, मैच्योर होने लगा मैं। तो फिर मैंने उन वहाँ के लोगों से पूछा कि यहाँ दिल्ली का ट्रेन जाता कोई? तो उन्होंने फिर अम्बाला में एंटर करवाया, फिर मैं रिटर्न आया। तो बोतल बेचता हुआ, जैसे प्लेटफ़ार्म पे बोतल भरा और बोतल को थोड़ा बंद किया और 10-10, ₹5-5 में बेचना शुरू कर दिया। इस तरीके से मैं दोबारा दिल्ली आ गया। दिल्ली के आने के बाद मैं जो है फिर दोबारा गेट नंबर 4 जामा मस्जिद पे आ गया। उसके बाद आने के बाद जो है एक चाय की दुकान पे अगेन मैं काम करने लगा। बच्चा था मैं, 6-7 साल का उम्र था मेरा उस समय हो गया था, तो मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद छठा दिन जो था मेरा, मैं जाके कहीं पार्क पे, गेट नंबर 4 है, उसके बगल में सो जाता था। और जो रात को जो जो चाय का जो ओनर थे, वो मुझे ढूँढने के लिए आ जाते थे, या वहाँ के लड़के जो थे वहाँ के ढूँढने आ जाता था। अब मैं लेटा रहता था, तो लेटने के बाद पीछे से एक लात पड़ता था मुझे पहले, ओए
साले पैसे दे रहा हूँ, फालतू का दे रहा हूँ तुझे, है खिला रहा हूँ, 2 टाइम का खाना खिला रहा हूँ, तुझे फालतू का खिला रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है बोला जाता था मुझे। ये सब आपको लग रहा होगा फ़िल्मी कहानी है। वहाँ पे एक लेडीज़ की एंट्री होती है मेरी ज़िंदगी में, जो जिसके 3 बच्चे थे और 1 लेडीज़ थी, 4 थी, तो वो भी पटरी पे ही सोते थे। उस लेडीज़ ने मुझे बुलाया, बोला बेटा यहाँ आके सो जा मेरे बगल में और मैं तेरे को छुपा लूँगी, जब वो आएगा तो तेरे को ढूँढ नहीं पाएँगे। तो इस तरीके से जाके मैं दोबारा लेट जाता था। तो आखिरी दिन वो 2-3 दिन ढूँढ नहीं पाए क्योंकि मैं छुप-छुप के रहने लगा था। बच्चा था, पैसे की ज़रूरत थी नहीं मुझे, मुझे खाना ही खाना चाहिए था। सुबह-शाम खाना मिल जाए बहुत है मेरे लिए। दिवाली का टाइम था, तो मेरे दोस्त यार तो जामा मस्जिद पे थे, वो मुझे एक सजेस्ट किया। पहले तो बहुत सी चीज़ें सिखाया उन्होंने कि नशा कर, चोरी कर, जेब काट, बहुत सारी चीज़ें सिखाया। तो मैंने वो नहीं किया। लेडीज़ के बच्चे थे ना, वो लोग भीख माँगते थे कभी-कभार जाके। जैसे इवेंट आता था, जैसे त्योहार आ गया, दिवाली, होली या ईद-वीद आ गया, बकरा-ईद आ गया, तो इस तरीके से भीड़ होता है जब अगल-बगल में, तो भीख माँगते थे। तो मुझे सजेस्ट किया कि ना मेरा पैर टूटा है, ना हाथ टूटा है, कुछ भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं कैसे माँगूँगा भीख? तो उन्होंने एक चीज़ बताया कि गूँगा बन सकता है भाई तू। छोटा था, मैं गूँगा का सजेस्ट किया उन्होंने। उसकी 2 बेटी थी, 1 बेटा था, तो मैंने कहा ठीक है। अगले दिन हमारा जो है काम चालू हो गया। 3 दिन तक हमने, जैसे दिवाली के 3 दिन तक काम चालू हो गया। तो इस तरीके से हमने वहाँ गूँगा बन के भीख माँगा और मैंने देखा यार भीख माँगने से इतने सारे पैसे मिल जा रहे हैं मुझे। ₹90 ₹100 उस समय 2003-2 में। तो मैंने बोला ये भीख ही माँगते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे 3 दिन तक माँगा मैंने भीख। भीख माँगने के बाद दिवाली जैसे खत्म हुआ और उसके बाद ठंडा हो जाता है एरिया कि भैया अब भीख नहीं मिलेगा, सारा दुकानें बंद है। तो इस तरीके से जो है 2-3 दिन, 4 दिन तो ऐश किया खूब उस पैसों का। गलत चीज़ नहीं किया, कौरमा, नहारी, पाया जो भी खा सकता हूँ मैं खाया खूब, दबा के खाया और ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा आदमी का बेटा बन गया हूँ मैं। कपड़े ले लिया मैंने और काफ़ी चीज़ें मैंने, खिलौने ले लिए वहाँ पे। वहाँ पे जो खिलौने ले लिए, 10-12 खिलौने ले लिए और उसको जो है मैं बेचने लगा। भैया ₹35 ₹60 जैसे ही आप गेट 4 नंबर पे उतरेंगे तो चाय के सामने ही था। चाय वाले से कोई लेना-देना नहीं था। मैंने बोल दिया भैया अब पैसा मेरा रख लो तुम, मुझे नहीं चाहिए, मैं ये काम करूँगा। थोड़ा-सा हो जाता है ना, जैसे पैसे आते हैं तो प्राउड सा हो जाते हैं। मज़ा आने लगता है कि भैया पैसे आ गए, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। बोरी बिछाया और गेट नंबर के सामने ही मैं बैठ गया। तो मैंने बोला ₹20 ₹30 ₹20 ₹30 ऐसे आवाज़ मारने लगा। तो मेरा बिक नहीं रहे थे, इरिटेशन सा हो रहा था। ऐसे होता है ना, पागल से होने लगते हैं। तो इस तरीके से होने लगा मुझे। तो वहाँ देखा यार 2-3 घंटे हो गए मुझे बिक ही नहीं रहा सामान। तो मैंने काम किया, पूरा 90% ऑफ करके बेच दिया, ₹10-10 में ले जाओ, सारा खत्म, सब के सब खत्म। खत्म होने के बाद जो है वो पैसे आ गए, फिर उसको मैंने उड़ाया इधर-उधर। तो 1 हफ्ता बीत गया, तो 1 हफ्ता बीतने के बाद उस लेडीज़ के जो बच्चे थे ना, वो कहीं जाते थे, कहीं पढ़ाई-वढ़ाई करने जाते थे, तो मैं सोचता था यार कहाँ जाते हैं ये? आंटी ने बताया एक एनजीओ है, वहाँ जाते हैं मेरे बच्चे। तो मैंने भी सोचा यार एक बार देख लेता हूँ कैसा एनजीओ है। तो अगले दिन मैं भी रेडी हो गया, वही फटा पुराना कपड़ा, हाफ पैंट था मेरा और मैं उनके बच्चे के साथ चला गया। जैसे जाओ ना कि सोशल वर्कर के पास तो वो पूछता नाम क्या है? तो वैसे खुर्शीद, पूरा नाम बता, खुर्शीद। तो ऐसे बताया इस तरीके से। तो जैसे 12-1 बजा तो मैंने देखा खाने की खुशबू आ रही है वहाँ पे। इस तरीके से खुशबू आ रही है कि खाने की, तो मैं खुश होने लगा कि फिर मैंने उस दीदी से पूछा, "दीदी यहाँ खाना मिलता है क्या?" "हाँ, हाँ, खाना मिलता है, रोटी, सब्जी, पापड़, अचार सब मिलता है यहाँ पे।" तो मैंने खाना-वाना वहाँ पे दिया गया, खाया। अगले दिन मुझे एक किताब दे दिया गया, पतला-पतला किताब दे दिया कि भाई ये पढ़ना पड़ता है, फिर खाना मिलता है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, खाने के लिए तो पढ़ लूँगा मैं। तो ऐसे ही 1-2 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता हो गया, 6 महीने बीत गए वहाँ पे। 6 महीने बीतने के बाद ना वहाँ पे एक रूल होता था कि अगर आप सही से पढ़ाई करोगे और सही से रहोगे, नशा-वशा नहीं करोगे, साफ-सुथरा रहोगे तो आपको यहीं रख दिया जाएगा। अब मेरे को सोने पे सुहागा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं इतना वो नहीं था कि आगे क्या बहुत ज़्यादा सोचूँ कि भाई अब ये महल में रहूँगा मैं इस तरीके से। मेरे को बस ये था कि अब दोपहर का खाना देगा तो रात का भी देगा खाना। तो इस तरीके से मैंने सोचा, तो एडमिशन हुआ, नाम-वाम पूछा गया, मेरा पापा का नाम याद था मुझे, मैंने पापा का नाम बताया वहाँ पे और मेरा एडमिशन हो गया। और एक रूल और था वहाँ पे, अगर आपने इस किताब के 4-5 पन्ने सुना दिए, जैसे वेजिटेबल, एबीसीडी, बहुत सी चीज़ें होते थे नॉर्मल जो बच्चे पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ रखा जाएगा। और वो रहने का हॉस्टल नहीं था, बट केयर टेकर के लिए था। कुछ बच्चे वहाँ इसीलिए रखा जाता था कि वहाँ साफ-सफाई हो सके और वहाँ पे थोड़ा-सा सही रहे। तो इस तरीके से रहे। तो मैंने सारा सुना दिया जोश में कि मैडम ये है, ये है। तो इस तरीके से सुनाने के बाद जो है वहाँ पे मैं सिलेक्शन हुआ, 3 बंदे सिलेक्शन हुआ,
इकबाल, साहिल और खुर्शीद जो मैं हूँ, 3 बंदे सिलेक्शन हो गए वहाँ पे। मैंने 9 महीने तक मतलब पूरा बीत गया मेरा वो। तो रहने के बाद जो है वहाँ पे मुझे बताया गया कि भैया आपको यहाँ से कहीं और भेज दिया जाएगा। और मुझे वही सीन याद आ गया जो मेरे माँ-बाप ने मेरे साथ किया था। जो बिहार से मुझे दिल्ली भेजा था 1100 किलोमीटर दूर, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा दिमाग वही डाइवर्ट हो रहा था। तो डर भी लग रहा था, सोच भी रहा था कि बहुत सी चीज़ें देखते रहते थे। कोई गला काट रहा है, किसी का कोई किडनी निकाल रहा है। उस समय बहुत ज़्यादा होने लगा था 2003-4 में। तो इस तरीके से बहुत होने लगा। उस समय रूल भी आ गए थे बहुत सारे गवर्नमेंट के। तो इस तरीके से डर लगने लगा। मैंने बोला कि सर मैं दीदी मैं नहीं जाऊँगा। किसी बाल में फिर सड़क पे चला जाऊँगा लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने थोड़ा काउंसलिंग किया, बताया, देखो बेटा ऐसे ही है, सेम है, लेकिन यहाँ से ज़्यादा और भी फ़ायदा मिलेंगे वहाँ पे। कि अगले महीने हमें जो है मार्च के करीब जाना था। तो पूरा तैयारी हो गया, कपड़े-लत्ते ले लिए, पापे फ़ैन ले लिया हमने और एक बैग सा खरीद दिया हमारे लिए। और होता है ना जैसे आपने स्वर्ग मूवी देखी होगी गोविंदा वाला, एक पेटी उठा के और एक फ़ोटो हमारे जो सेंटर के मालिक के फ़ोटो थे, उनके साथ भेज दिया गया। मारुति 800 में हम सादरा सीलमपुर, शास्त्री पार्क, आपका झिलमिल होता हुआ हम सीधा अपने एनजीओ पहुँच गए। वहाँ 1 हफ्ते बाद मेरा जो है बैग गायब हो जाता है। मैं तुरंत जाता हूँ वार्डन के पास और फ़ोन मिलवाता हूँ अपने सेंटर में कि सर यहाँ चोरी भी होता है, मैं नहीं रहूँगा। इस तरीके से उन्होंने समझाया, अरे और बैग आ जाएगा तेरे लिए, ले भेज दूँगा। तो ऐसे ही 2-3 महीने बाद आते रहे मिलने के लिए, लेकिन धीरे-धीरे मेरा सारा चीज़ गायब हो गया। टॉवल-वॉवल, बैग और चद्दर-वद्दर सब गायब हो गया। बेल्ट-वेल्ट जो लाया था ना, और यहाँ तक कि पापे भी गायब हो गए मेरे जो लाया था खाने का। तो ऐसे ही और 1 महीने तक मेरा मन नहीं लगा वहाँ से। दूसरा महीना हुआ और तीसरा जैसे मार्च खत्म हुआ, तो वहाँ पे एडमिशन के लिए बात होने लगी मेरी। मैं फर्स्ट क्लास में गया वहाँ पे। फर्स्ट क्लास में गया, तो वहाँ एक रूल होता था, अगर आप अच्छे पढ़ोगे, लिखोगे, तो आपको 1 क्लास आगे भी कर दिया जाएगा और आपको मॉर्निंग में डाल देगा। जो पढ़ाई-लिखाई नहीं करता उसको इवनिंग में डालते थे वहाँ पे, और जो पढ़ते थे उसको मॉर्निंग में डालते थे। तो इस तरीके से मैंने अच्छा पढ़ा, 97% लाया था उस समय फर्स्ट क्लास में। और वही चीज़ मुझे कहते हैं जहाँ पे तैयारी करवाया गया था एनजीओ में, जो सेंटर था हमारा, तो मुझे लगा यार बेनिफिट अच्छा लग रहा है मुझे तो। 97% ऊपर से गिफ्ट मिल रहा है, ज्योमेट्री और टोपा मिल रहा है, काफ़ी चीज़ें मिल रहे हैं, तो मैं खुश हो गया। तो मैंने सर से बात किया, सर बोल रहे हैं कि तुम एक काम करो, तुम दूसरी मत पढ़ो, तीसरी पढ़ो। तो इस तरीके से मुझे जो है प्रमोशन किया गया है क्लास में भी। तो ऐसे ही पढ़ते-पढ़ते मैं वहाँ 10वीं क्लियर किया हूँ। मैं एक कॉल सेंटर में लगा, हमारी छुट्टियाँ चल रही थी उस समय, और मैं कॉल सेंटर में लगा, जो धार्मिक चीज़ें बेचते थे। तो वहाँ पे देखो कॉल सेंटर में काम करने का बहुत से फ़ायदे हैं। आप बोलना सीख जाते हो, प्रेज़ेंटेशन देना सीख जाते हो, और बहुत सी चीज़ें सीख जाते हो जो आगे ज़िंदगी में काम देगा आपको। वहाँ पे एक टारगेट होता था हमारा, एक जो होता है ना, नारियल नारियल के ऊपर लोटा, और हम जो काम करते थे वो पंडित का, मैं पंडित बना हुआ था वहाँ पे। तो श्रीमान जी क्या आप ये नारियल लेना चाहते हैं? तो इस तरीके से हम सजेस्ट करते थे धार्मिक लोगों को, और उनको सेल करते थे 24/99, मतलब 2499 का करते थे। हमारे जो दोस्त थे, बहुत से दोस्त थे जो हॉस्टल से गए थे, 3 दोस्त थे। तो एक लड़का जो था काफ़ी शुद्ध हिंदी बोलता था, बढ़िया चीज़ें बोलता था, तो वो गाइड कर लेता था कस्टमर को, और वो सेल भी कर देता था। तो 1-2 उसकी तरफ से मुझे मिल जाते थे। तो कॉल सेंटर में काम करने के 2 फ़ायदा है, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन। कॉन्फिडेंस जैसे किससे कैसे बात करने हैं और किस तरीके से करने हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे कर सकते हैं आप। किसी जॉब के लिए जाते हो हाई लेवल में, तो वहाँ पे किस तरीके से आप बात करना है। तो ये सारी चीज़ें सिखाया जाता है, और सस्ता और टिकाऊ होता है, और ऊपर से आपको सैलरी भी दिया जाता है सिखाने का। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर तो मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना ही चाहिए कॉल सेंटर में। एक दिन ऐसा वक़्त आया और सोचने में मैं मजबूर हो गया कि रात को एक बार सोचा कि जब मैं चाय के पटरी पे और खोखे पे काम करके यहाँ तक आ सकता हूँ, तो इससे आगे क्यों नहीं जा सकता मैं। मैंने चूज़ किया कि सबसे अच्छा जो है बैंकिंग लाइन और सेक्टर अच्छा है, ऑफ़िशियल सेक्टर है, तो मैंने उसकी तैयारी करना शुरू कर दिया। कुछ दिन महीने किया मैंने, उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए गया, और उसके बाद जो है एक इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया एज़ इंजीनियर पोस्ट पे, और मैं आज उस बैंक में काम कर रहा हूँ। वही बच्चा है जो 22-23 साल 20 साल पहले लात घूँसा खाता था पटरी पे और गालियाँ सुनता था, और आज इस लेवल पे हो। तो बहुत से लोग होते हैं डिप्रेशन में रहते हैं, लोग सोचते हैं कि मेरी मजबूरी ज़्यादा है, मैं दुःख में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। तो ऐसा मत सोचिए, अपने आप को बढ़ाइए, अपना शरीर वही रखिए, लेकिन मस्तिष्क को थोड़ा-सा ऊपर ले जाइए। माइंड सेटअप जो है ऊँचे रखिए। मैं जाते वक़्त आपको यही कहना चाहता हूँ कि इंसान कब अपना लेवल दिखाता है,
जब उस पे कपड़े लत्ते, मकान और घर, पैसे होता है, जब वो सोचता है कि भैया मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ। उस इंसान से पूछो जो पटरी पे रहते हैं बेचारे, जो सड़कों पे रहते हैं, जिनके 2 वक़्त का रोटी भी नहीं मिलता, उनको उस समय ही माँगना पड़ता है जब खाने को मिलता है। तो वो बंदे, वो बच्चे जब आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारे जैसे और भी भाई बहुत सारे इस भारत में हैं जो अच्छे से रहते हैं, बढ़िया से रहते हैं, तो वो क्यों नहीं जी सकते? तो ऐसा कोई अपने अंदर मत नेगेटिव फ़ील लाइए कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, तो ये गलत है। आप जैसे ही सोचोगे वैसे ही नीचे हो जाओगे, दूसरों को दिखा नहीं पाते शकल। तो आप अंदर पॉजिटिव लाइए, बढ़िया सोचिए, बढ़िया करिए, तो आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे और सोच थोड़ी ऊँची रखिए। ज़िंदगी बहुत छोटी-सी होती है भाई साहब और बहनों, तो इसको सही से जिए और बढ़िया से रहिए, मज़े में रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी तरह जैसे मैं हँस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, वैसे ही आप भी रहिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।